हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 15 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है घोंसला। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधेड़ उम्र की शीला के घर के बाहर आंगन में एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। शीला हर सुबह पक्षियों को दाना डालती और पक्षी भी रोज दाना चुगने नीचे आते थे। आज शीला के छोटे बेटे रोहन का विवाह था। शीला बहुत खुश थी, लेकिन रोहन का चेहरा उदास था। उसे अपने बड़े भाई की कमी बहुत खल रही थी। रिश्तेदारों ने यह पूछ कर कि बड़ा बेटा और बहू विवाह में क्यों नहीं आए, शीला की नाक में दम कर दिया था। सच्चा कारण तो शीला किसी को बता नहीं सकती थी। उसने बात को टालते हुए कहा, बच्चे की परीक्षा का समय है, इसलिए वे लोग नहीं आ पाए। उसकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन लोगों को चैन कहाँ था। कानाफूसी चल रही थी। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता बनती नहीं होगी बहू से, इसलिए नहीं आई। कोई कहता शीला स्वभाव से कितनी तेज तरार है, झगड़ा हो गया होगा। देखना कुछ ही दिनों में छोटी भी चली जाएगी। धूमधाम के साथ रोहन का विवाह संपन्न हो गया। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ रोहन अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ले आया। रोहन घर की हर बात जानता था। छोटी से छोटी बात पर अपनी माँ और भाभी के बीच होने वाली तू मैं कैसे बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी, उसे सब याद था। बात कभी बड़ी नहीं होती थी, उसे बड़ा बना दिया जाता था। इस तरह लगभग हर रोज ही घर में महासंग्राम छिड़ जाया करता था। रोहन चिंतित था। वह सोच रहा था, माँ को तो वह बदल नहीं सकता, पिताजी है नहीं, वरना वह माँ को समझाते। उसकी पत्नी शीतल का स्वभाव समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता वाला होना चाहिए। वह शीतल को जानता ही कितना था। कोई प्रेम विवाह तो था नहीं जो पहले से जाना पहचाना स्वभाव हो। सब कुछ भगवान भरोसे ही था। उसने सोचा कि वह शीतल को पहले ही सब कुछ समझा देगा, कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे, उनकी बोली बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। रात को रोहन ने अपनी पत्नी से कहा, शीतल, अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। शीतल ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भैया भाभी क्यों नहीं आए रोहन? रोहन ने बिना छिपाए शीतल को सब सच सच बता दिया। शीतल, माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे, किंतु एक दिन तो माँ ने सारी हद ही पार कर दी। भाभी की गलती इतनी ही थी कि वह बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं से बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने वह कह दिया जो उन्हें हरगिज नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया था माँ ने? शीतल ने पूछा। माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे मरते वक्त तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ, आप यह क्या कह रही हो? अभी आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने भैया को भी कह दिया, जोरू का गुलाम बना फिरता है, तू भी चला जा। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहना ही उचित समझा। रोज रोज की
कलह से वे दोनों भी उकता चुके थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना तबादला ही करवा लिया। वह भी भाभी की तकलीफ कब तक यूं ही देखते। थोड़ी गलती भाभी की भी थी। उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए था जो माँ को पसंद नहीं, किंतु वह भी अपनी ही चलाती थीं। सहनशीलता की उनमें भी कमी थी। शीतल ने बीच में कहा, हाँ रोहन, तुम सही कह रहे हो। ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। शीतल, माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को शूल की तरह चुभ गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं। शीतल, कटु वचन तो तीर की तरह होते हैं। एक बार जीभ से निकल गए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल पर जाकर वह कटु वचन लगते हैं, उसे ऐसा आघात पहुंचाते हैं कि उनका वह घाव नासूर बनकर ताउम्र उन्हें परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ है। शीतल, मैं तुमसे यह उम्मीद लगा रहा हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, किंतु हम माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमें हमेशा यहीं रहना होगा, माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख सकोगी? रोहन, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ संभाल सकूं। रोहन, क्या माँ को अब भी इस बात का एहसास नहीं कि उन्हें इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे? पता नहीं शीतल, उनके दिल में क्या चल रहा है। किसी को कुछ बताती भी तो नहीं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि भैया भाभी को फोन करके बुला लो, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी हुई हैं। रोहन और शीतल की सुहाग रात की शुरुआत इन्हीं बातों से हुई। उसके बाद सब कुछ भूलकर वह दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर शीतल ने कहा, रोहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ सामंजस्य बिठाना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वैसा ही सब करूँगी जैसा वह चाहती हैं। थैंक यू शीतल, आई लव यू। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। दूसरे दिन सुबह से ही शीतल की संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने रोहन को तो दिलासा दे दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगी, किंतु उसके मन में तूफान उठा था। कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ का स्वभाव इतना तेज है तो कैसे निभाएगी वह? हफ्ते 15 दिन तक अपनी बहू पर प्यार बरसाने वाली शीला धीरे धीरे अपने स्वभाव के असली रंग दिखाने लगी। बात बात पर टोकना, शीतल के हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने भोजन का अपमान करना, सब शुरू हो गया। रोहन की बात को ध्यान में रखते हुए शीतल ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी तरह चलता रहा। शीला की हर तीखी बात को हंसकर सुन लेने वाली शीतल अकेले में आंसू बहा लेती थी। सबके सामने फिर वही हंसता चेहरा लेकर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी शीला का स्वभाव नहीं बदला। उसमें एक बेटे बहू को खो देने के उपरांत भी कोई परिवर्तन नहीं आया। शीला का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण शीतल के धैर्य का बांध अब टूट रहा था। रोहन पहले की तरह अब भी सब कुछ जानता था, जबकि शीतल कभी भी उसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। शीतल के चेहरे की झूठी मुस्कुराहट ही रोहन के समक्ष
सारे राज खोल देती थी। कभी कभी शीतल की आंखों में डबडबाए आंसू चोरी छिपे रोहन को दिख जाते थे। तब रोहन का मन बैठ जाता था, क्या करूं? कैसे परिस्थिति को सुधारूं? बेचारा समझ नहीं पाता। शीला हर रोज की तरह आज भी पक्षियों को दाना डालने आंगन में गई। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पूर्व ही दस्तक दे चुका था। रात को काफी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। शीला के बाहर आने से पहले बाई आंगन की सफाई कर पत्ते बाहर फेंक चुकी थी। शीला ने दाने डाले, लेकिन वृक्ष से कोई भी पक्षी नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब शीला ने अपने वृक्ष की तरफ नजर उठाकर ऊपर देखा तो आज उसका हरा भरा लहलहाता वृक्ष सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पत्ते उसका साथ छोड़ गए थे। यह दृश्य देखकर शीला दुखी हो गई। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी आंधी का रौद्र रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। शीला सोच रही थी कि उसका हरा भरा वृक्ष कैसे सूखी टहनी की तरह हो गया, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों को आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसलिए वह भी यहाँ से चले गए किसी और घने वृक्ष पर अपना नया घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनका मन आनंदित होगा, उनकी सुबह रंगीन होगी, शाम आराम से शांति प्रिय वातावरण में उन्हें सोने देगी। यही सब तो चाहिए होता है। इतना सोचते हुए उसने अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नजर डाली, जो उसे आज इस सूने खाली वृक्ष की तरह ही नजर आ रहा था, जिस पर से कुछ पंछी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिसमें उसका बड़ा बेटा, बहू और पोता रहा करते थे। वह भी इतना सोचते सोचते ही वह उठकर खड़ी हो गई। उसने भी सोचा, यदि उसका छोटा बेटा और बहू भी नहीं, उसे अपने घर को हरा भरा रखना है, इस वृक्ष की तरह सूना नहीं करना है। आज पहली बार उसे अपने बड़े बेटे और बहू की कमी खल रही थी। उनकी याद सता रही थी। वह बेचैन हो रही थी। अपनी गलतियों का एहसास होते ही उसके बोझ तले शीला का दम घुट रहा था। किस तरह अपनी बड़ी बहू को वह ताना मारा करती थी, बात बात पर अपमान करती थी, उसके हर काम में कमी निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने ही नहीं दिया। आज वह यही सब अपनी छोटी बहू के साथ भी कर रही है। वह सोच रही थी, आखिर क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया? क्यों बहुओं को बेटी जैसा प्यार नहीं दे पाए? पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से नीचे टपक रहे थे। उन्हें पहुंचने के लिए आज तो उसके पास एक बेटा बहू है, लेकिन यदि वह भी उसके गुस्से की आंधी के रौद्र रूप से घबराकर अपना घोंसला कहीं और बना लेंगे तो वह क्या करेगी? इस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों से बिछड़े सूने वृक्ष ने शीला को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। आज दोपहर को जब वे खाना खाने बैठे तो आज पहली बार खाने का पहला कौर खाते ही शीला ने कहा, वाह बेटा, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छा खाना है। रोहन और शीतल एक दूसरे की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगे। शीला के मुंह से ऐसे बेशकीमती शब्द सुनकर शीतल फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। शीला के मुंह से यह सुनकर उसे ऐसा लग रहा था शायद आज सब्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है। माँ कोई कमी नहीं निकाल पाई। बहू बहू कहकर शीतल को आवाज लगाने वाली शीला आज दोपहर से ही उसे बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी
माँ के अंदर आया यह परिवर्तन देखकर शीतल बहुत खुश थी। आज दिन भर घर में किसी तरह की टोका टाकी नहीं हुई। घर का माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून था, शांति थी, आनंद था। ऐसा माहौल देखकर शीला भी बेहद खुश थी। उसके मन में भी आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वह आज अपनी शीतल के काम में कमियां ढूंढने के बदले उसके काम की अच्छाइयां देख रही थी और ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। शीतल के हर काम में शीला मदद भी करने लगी, उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगी। रोहन अब हर रोज शीतल को खुश देखता और खुद भी खुश होता। यह खबर बड़े बेटे और बहू तक भी पहुंच गई। रोहन ने शीला से कहा, माँ, भैया का फोन आया था, मिलने बुलाया है। सोच रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए जाकर मिल आते हैं। शीला ने कहा, रुक जाओ, और जाकर सीधे फोन उठाया। आज अपना अहं छोड़कर, अपना स्वाभिमान छोड़कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को फोन लगा दिया और कहा, हेलो। उधर से कविता ने फोन उठाकर कहा, हेलो। कुछ पलों के लिए फिर सन्नाटा सा छा गया। शीला कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर कविता माँ की आवाज पहचान गई थी। उसी ने पहल करते हुए कहा, माँ। शीला फूट फूट कर रोने लगी। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। तब तक शीतल भी वहां आ गई। अपने आप को संभालते हुए शीला ने कहा, कविता, कविता, बेटा मुझे माफ कर दो। फोन स्पीकर पर था। शीला का बड़ा बेटा कमल भी वहीं पर था। वह भी सुनने लगा। कविता ने कहा, माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं बेटा, इस शादी में तुम्हारी तीनों की कमी बहुत खली। मैं अपने गुस्से में बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, यदि तुम मुझे माफ़ कर सको तो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ ज़्यादातर गलती मेरी ही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक मौका दे दो। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो, और प्लीज़ माँ, आप रोना बंद कर दो। गलती तो हमारी भी है। हमें भी आपके गुस्से में बोली बात के कारण घर नहीं छोड़ना चाहिए था, पर जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम जितना भी अच्छा कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। हम आ रहे हैं माँ, आप सबसे मिलने। कविता के फ़ोन रखने के बाद उसने जैसे ही कमल की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। कविता ने कहा, प्लीज़ कमल, रो मत। कमल ने उसे गले लगाते हुए कहा, कविता, इतने दिनों से मुझे इन्हीं लम्हों का इंतज़ार था। कुछ दिनों पूर्व शीला के चेहरे पर छाई उदासी देखकर रोहन के मन में भी कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल आ जाता था, लेकिन अब वह ख्याल उसके दिमाग से गायब हो चुका था। अब तो हर रात शीतल के चेहरे की खुशी देखकर ही वह सोता था चैन से, सुकून से, बेफिक्र होकर। रोहन सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में यदि बदलाव ना आता तो इस अच्छे बदलाव के कारण ही उसका घर सूना आंगन बनने से बच गया। इसी बीच शीतल प्रेग्नेंट हो गई। खुशियाँ कई गुना बढ़ गई। बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वह तो पास के ही शहर में थे, तो हर रविवार घर चले आते थे। सब साथ में सुख और शांति से समय व्यतीत करते। इस तरह एक घर बिखरते बिखरते संभल गया।
शीला सोच रही थी, पतझड़ के बाद नई कोंपलें फूट जाती हैं, वृक्ष तो फिर से हरा भरा हो जाता है, घोंसले भी बन जाते हैं, पक्षी भी चहचहाते हैं। लेकिन घर से यदि कोई जोड़ा अलग चला जाए तब तो उसका वापस आना लगभग असंभव ही हो जाता है। वह आंगन फिर से वैसा ही हरा भरा कभी नहीं हो पाता। वक्त रहते वह संभल गई, इसलिए छोटा बेटा बहू उसके साथ हैं, वरना उसके घर पर ऐसा पतझड़ आता कि वह जीवन भर हरा भरा नहीं हो पाता। आंगन में बैठी शीला आज अपने वृक्ष को निहार रही थी, जो फिर से हरा भरा हो गया था। नई कोंपलें फूट चुकी थी, पत्तियां बड़ी होकर शोर मचाना शुरू कर चुकी थी, पक्षी घोंसला बना रहे थे। शीतल ने भी एक बिटिया को जन्म दिया, घर में भी किलकारियां गूंजने लगी। शीला चिड़िया को चोंच में दाना लेकर जाती देख रही थी कि वह कैसे अपने बच्चे को खिलाती है। देखते देखते वह सोच रही थी कि कितने प्यार से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, हर दुख भी हंसते हंसते सह लेते हैं, लेकिन बेटे के विवाह के बाद क्यों हमारा मन इतना छोटा हो जाता है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब वह खुद भी नहीं ढूंढ पा रही थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।